Next topic is how do metals and non-metals react. In 9th class, you have studied about the octet rule, 2n square rule, orbit, orbitals, shell, subshell, atoms and molecules. Okay. In short, I will revise all these things. Okay. First, atom. Atom is the smallest particle of any substance or any element, okay, which can exist freely or in combined form. एटम फ्री भी रह सकता है. फॉर एग्जाम्पल नोबल गैस, जो नोबल गैसेस होती है उनके एटम तो कंबाइंड नहीं होते हैं, और या तो फिर एटम किसी भी एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कंबाइंड फॉर्म में होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा H2O2, तो क्या है ये कंबाइंड फॉर्म है. ठीक है. और यदि मेटल की बात कर रहे हैं, सपोज आपने सोडियम मेटल लिया है, सॉलिड स्टेट में एक पीस लिया हुआ है, तो उसमें बहुत सारे एटम्स जो होंगे वो कंबाइंड फॉर्म में होंगे. ठीक है. तो इस तरह से एटम्स या तो वो फ्री भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, फ्री किस में करेंगे, नोबल गैसेस में करेंगे, और अदरवाइज से कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. ठीक है. तो वो छोटे से छोटा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का जिसमें उस एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं, या उससे हम ये कह सकते हैं कि किसी एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका क्लास का मॉनिटर, कहीं हमें पूरे बच्चों की गैदरिंग नहीं करना है और हम चाहते हैं कि आपकी क्लास को कोई रिप्रेजेंट करे, तो डेफिनेटली वो यदि मॉनिटर वहां पर गैदर्ड हो रहा है या उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो आप उसके पीछे पूरी क्लास है आपकी, तो वो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है ना. तो वैसे ही जो एटम होता है वो पूरे एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेड यूनिट भी कहलाएगी. ठीक है. तो पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी के एलिमेंट में है क्या, एटम ही तो है या मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. तो जब वो फ्री में रह रहा है, फ्री स्टेट में है, तो उसे अपन एटम कह रहे हैं, और व्हेन इट कंबाइन विद द सेम टाइप ऑफ एटम, सो क्या कहलाएगा, वो मॉलिक्यूल कहलाएगा उस एलिमेंट का. ठीक है. तो एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है. नेक्स्ट आपने ऑक्टेट रूल की बात कर रहे हैं. ठीक है. ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल. ओके. ऑक्टेट रूल मीन्स एक एटम, उसमें शेल्स के, ऑक्टेट रूल बाद में बताती हूँ मैं आपको, पहले शेल्स. अब इस एटम में इसके अपने और क्या सब डिवीजन हो सकते हैं, इसके अपने सब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, हमें ये देखना है. सो एटम इज कंसिस्ट बाय द मेनली हम क्या पढ़ते हैं, प्रोटॉन्स, मेनली प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके. हमें ये पार्टिकल्स मेन देखना होते हैं, आपके लेवल के हिसाब से ये पार्टिकल्स आपको देखना है. आप ये समझ लीजिए एटम में बहुत सारे पार्टिकल्स और होते हैं. ठीक है. एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं. ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन कहाँ रहेंगे, इसमें रहेंगे. इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इलेक्ट्रॉन आर एग्जिस्ट इन शेल्स, और न्यूट्रॉन भी कहाँ है, न्यूक्लियस में है. तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, एंड दे रिवॉल्व ऑल टाइम इन अ डेफिनेट पाथ. वो अपने डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं. उस पाथ को ही तो हमने ऑर्बिट कहा, या हम शेल कह रहे हैं, या हम उसे एनर्जी लेवल कह रहे हैं. ये सब आपने 9th में पढ़ा हुआ है. ठीक है. तो एटम में हमारे न्यूक्लियस में आपके सिलेबस में तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं, न्यूक्लियस में बहुत सारे सब न्यूक्लियर पार्टिकल भी होते हैं. मेसॉन, पायॉन, न्यूट्राइनो, न्यूट्राइटो,
ये सारे हायर लेवल की क्लासेस में हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, सोलर सिस्टम जैसे। पर डिफरेंस है, सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ आपने देखा प्लैनेट्स हैं बहुत सारे। जो प्लैनेट्स है वो अपने अपने ऑर्बिट में, मतलब एक ऑर्बिट में एक ही प्लैनेट होता है। क्लियर? तो वहां जो प्लैनेट घूम रहा है वो क्या वहां आपको स्काई में कहीं पर भी यूनिवर्स में कहीं रिंग दिख रही है? नहीं, वो तो इमेजिनरी पाथ है। ठीक वैसे ही मतलब इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे मूव कर रहा है वो हमारे लिए तो इमेजिनरी पाथ है ना, वहां कोई ऐसा ट्रैक तो नहीं है ना, तो उसे उस पाथ को ही तो हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, बट अंतर क्या है हमारे सोलर सिस्टम और इसमें, वहां एक ऑर्बिट में एक ही हमें प्लेनेट मिल रहा है, यहाँ पर एक ऑर्बिट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। क्लियर है? एंड सो ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है? ऑक्टेट रूल एज पर अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल लास्ट शेल ऑफ एनी एटम, एटम की बात कर रहे हैं मतलब किसी एक एलिमेंट के उस यूनिट की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट शेल ऑलवेज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इफ इट दिस एलिमेंट या दैट एलिमेंट वांट्स टू बिकम स्टेबल। बट हाइड्रोजन और हीलियम में सिर्फ फर्स्ट शेल है, एक ही शेल होती है या एक ही ऑर्बिट है उसमें, तो उस फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऑक्टेट रूल उन दोनों के लिए नहीं अप्लाई कराएंगे आप। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट में यदि सिर्फ एक शेल है उसे आप ऑक्टेट रूल में फिट नहीं कर सकते हैं। उस केस में आप क्या कहेंगे? हाइड्रोजन या हीलियम को अपना ड्यूप्लेट देखना है। ड्यूप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो ड्यूप्लेट देखेंगे, मतलब स्टेबिलिटी उनकी किसमें? ड्यूप्लेट कंप्लीट करने में। एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बिकम्स स्टेबल बाय अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, अब आप देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने को बोला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में बोला। तो 2n² क्या कहलाता है? 2n² रूल क्या है? अब आप ये देखिए, ऑक्टेट रूल आपने देखा, 2n² रूल क्या है? यहाँ पर n नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल की बात कर रहे हैं। सपोज वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट शेल, सो वी पुट n की वैल्यू क्या है? 1, वी पुट 1 है एंड 2। इफ नंबर ऑफ सेकेंड शेल की बात कर रहे हो आप, सो 2 into 2² it becomes 2 to the 4 8. Okay, if n having 3 value, so 2 into 3 square, 3 3s are 9, 9 2s are 18, like this. So first shell having maximum 2 electrons, second shell having maximum 8 electron, third shell having maximum 18 electron. but एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, आपने कहा थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, मैं कह रही हूं 18 इलेक्ट्रॉन की उसकी कैपेसिटी है, जरूरी नहीं है कि उसमें 18 हो। कब नहीं जरूरी है? इफ थर्ड शेल इज लास्ट शेल फॉर एनी एलिमेंट, एनी एटम, इफ थर्ड शेल इज its last shell, so how will you put 18 electron in that cell? Because octet rule says that last shell having 8 electron, more not more than 8 electron, last shell में 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। तो ये रूल इस केस में यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2n² रूल ये नहीं बता रहा है कि इन शेल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड में इतने इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। It is not mandatory. If these shells are not taken as or considered as last shell, जब ये last shell consider नहीं हो रही है उस केस में इनकी कैपेसिटी इतने की है। क्लियर है? लेकिन यदि यही शेल लास्ट शेल कहला रही है तो इनके ये रूल का मायने नहीं है, उसमें 8 से ज्यादा एक्सीड करेगा नहीं। ओके, फोर्थ, इफ n
is fourth cell, then 4 for the 16 plus 2 32, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, होंगे ही नहीं बोला, आ सकते हैं। 32 electrons accommodate in fourth cell, can accommodate in fourth cell if fourth cell is not last cell। ठीक है, वापस आइए, इतना आपने 2n² समझा, ये समझा। अब मैं आपको शेल क्या है उसे डिटेल में बता देती हूँ। एक अपार्टमेंट को इमेजिन करिए, किसी भी एक अपार्टमेंट में, उस अपार्टमेंट का अपना नाम है ना। सो सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम अपार्टमेंट, सो इट्स नेम इज सोडियम, ओके, सोडियम। एंड दिस अपार्टमेंट हैविंग फ्लोर्स, फ्लोर, तो जो फ्लोर है वो फ्लोर्स कहलाएंगी शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। क्या कहलाएंगे वो फ्लोर्स? क्या कहलाएंगी? शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एन ये है। ठीक है, तो किस फ्लोर पे कितने बंदे, बंदे बोले तो इलेक्ट्रॉन, किस फ्लोर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, वो ये एन शेल है। क्लियर है? अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। यदि वो फर्स्ट शेल है तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तब हम बताएंगे मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। हमने चैप्टर के बिगनिंग में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेस, दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। फिर से, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell, and non-metals are those elements which has 5 or 6 or 7 electrons in its outermost shell. For example, if outermost shell having 1, 2 or 3 electrons, okay, so sodium, its configuration is 2, 8, 1. Potassium 2, 8, 8, 1. Okay. Magnesium 2, 8, 2. Calcium having 2, 8, 8, 2. Okay. So all these are metals. Aluminum having 2, 8, 3. Their outermost shell having 1, 2 or 3 electrons. So they are considered as metals or non-metals. Nitrogen, oxygen, fluorine, sulfur, chlorine. Nitrogen in its last shell 2, 5, 2, 6, 6. Okay, 2, 7. Sulfur 2, 2, 8, 6. Chlorine 2, 8, 7. Okay, so non-metals क्या है? 2, 6, 7, 6, 7. Sorry, 2 नहीं. Sorry. Non-metals क्या है? 5, 6, 7, 6, 7. Means 5, 6 or 7. They have 5, 6 or 7 electrons in outermost shell, and these are having. So these are metals. And these are non-metals. ये क्या non-metals हैं, ठीक है? To achieve stability or to complete their octet, what non-metals will do? ये क्या करेंगे? इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या इन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेंगे? ठीक है? सो टू अचीव स्टेबिलिटी, उनको स्टेबल होना है। स्टेबिलिटी किसमें? ऑक्टेट कंप्लीट करने में। सो सोडियम रिक्वायर, इसको कितने चाहिए?
7 इलेक्ट्रॉन मोर। ओके, यदि इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा। बट टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एलिमेंट इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट तो दूर की बात है, इम्पॉसिबल। कोई भी एटम इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ले ही नहीं सकता किसी से। ठीक है, तो क्या होगा, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसकी थर्ड शेल है। यदि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसके पास दो ऑप्शन है ना, एक तो या तो ये +7 करे या 1 रिलीज कर दे। इफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, सो शेल विल बी वनिश। इसकी शेल जो है लास्ट शेल वो खत्म हो जाएगी, तो शेल ही नहीं रहेगी, तो हमें तो उसको देखने नहीं है, अब तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो अब लास्ट शेल कौन बन गया, ये सेकेंड शेल बिकम्स लास्ट शेल एंड it has 8 electron, so its octet is completed. By this way, by losing 1 electron, sodium acquire stable configuration as 2,8 plus. क्या होगा, उसका ये खत्म हो गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये बनेगा -1 इलेक्ट्रॉन। दिस सिंबल इज यूज फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा 2, 8। तो ये लास्ट शेल बन गई ना, तो 2 ही शेल है, तो ये लास्ट शेल है मीन्स ये स्टेबल हो गया। सेम हियर 2, 8, 8 हियर 2, 8। मैग्नीशियम और कैल्शियम लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो बस इनका भी सेट हो गया। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा एंड 2, 8। तो अब ये इनकी सबकी लास्ट शेल है, तो ऑक्टेट इनका कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज करना ही था, तो फिर ये है क्यों, इसको तो पहले ही छोड़ देना चाहिए, तो इसका हमें कॉन्फ़िगरेशन बस इतना ही मिलना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है, जब तक कोई रिसीवर नहीं मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेंगे। मींस इनका इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, किसी भी चीज के लिए डोनेशन कब होगा, जब कोई एक्सेप्टेंस होगा, अदरवाइज तो फेंकने वाली बात होगी ना। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रिलीज कर देता तो पूरे एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही दिखते हमें, है ना। इसका मतलब ये कि जब तक कोई रिसीवर नहीं होगा तो तुम कहे कि डोनर, सिंपल सी बात। आप डोनर तभी असाइन होंगे जब आप किसी रिसीवर को दे रहे हो, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन रिलीज तो करेंगे, लेकिन इनके कांटेक्ट में या इनकी रिएक्शन किसी ऐसे बंदे से, किसी ऐसे एलिमेंट से हो जो कि इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रख रहा, इलेक्ट्रॉन की नीड हो। ठीक है, तो तब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। अब इधर आइए, दीज आर नॉन मेटल्स। ओके, सो फॉर सपोज नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। ओके, सो नाइट्रोजन हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, नाइट्रोजन wants 3 more electron to complete its octet। 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसे। 2 ऑप्शन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या 5 छोड़ दे, इनके जैसे। 5 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना मुश्किल है बजाय 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने के। ठीक है, तो इट रिसीव 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम और अदर एलिमेंट, so it acquires stable configuration। ठीक है, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 6 और 2 की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। फ्लोरीन, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, है ना। इसको क्या चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसमें +3 इलेक्ट्रॉन, so it becomes 2,8। It is also 2,8। कैसे, by gaining 2 electron, by gaining 1 electron it becomes stable। Okay, it has 2 electrons from other species and form 2,8,8 configuration। This is also stable because अब this shell जो कि इसके आउटरमोस्ट शेल है, ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। हियर आल्सो
plus 1 electron, so it requires 2 8 8 configuration. तो सिंपल सा है, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करना है और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन गेन करना है. तो इन्हें लूज करना है, इन्हें गेन करना है, तो डेफिनेटली मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करेंगे. मुद्दे की बात क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और नॉन मेटल उसे गेन करेंगे, दोनों की विश पूरी हो जाएगी. ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. इनकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होगी. क्लियर है. अब कैसे ट्रांसफर हो रहा है ये देखना है. ठीक है, हाउ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग इज हैपन. सपोज वी विल टेक सोडियम एंड क्लोरीन. Sodium, electronic configuration of sodium is 2 8 1 and chlorine 2 8 7. Definitely this is non-metal because its last shell having 7 electron, and it is metal because its last shell having only 1 electron. So sodium wants to donate electron, but there is some receiver is present also. So chlorine is present here. So what will happen? Electrons having negative charge, okay, and protons having positive charge. In case of sodium atom, it has -11, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, and +11 प्रोटॉन, क्योंकि एटम तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना. इसमें यदि 18 सॉरी इसमें सोडियम में यदि 11 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स 11 प्रोटॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल. प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी है इसके पास. ठीक है, अब इनका चार्ज तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये किसकी बात हो रही थी, एटम की. ठीक है, अब सपोज सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन. आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन what will happen? See, after losing 1 electron, 10 electrons remaining, means minus वाले 10 बंदे बचे हैं, but there is no change in terms of proton, so plus 11 is also remains same. से आप देखेंगे कैंसिलेशन के बाद +1 चार्ज आपके हाथ में बच रहा है. इट मीन सोडियम हैविंग +1 चार्ज व्हेन आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. सिंपल सी बात है, माइनस ये वाला लूज हो रहा है उसका साइन है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. तो आप अब ध्यान से देखिए कैसे आयंस बने. इसे हम क्या बोल रहे हैं, आयन, और ये क्या था, एटम. कोई भी एक एटम यदि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उस पे प्लस चार्ज आना ही है. एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सो इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन. इफ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो +2 चार्ज, स्पीशीज हैविंग +2 चार्ज. ओके, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो उस पर 3+ चार्ज आएंगे. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, माइनस वाली क्वांटिटी रिड्यूस कर रहे हो आप. ठीक है, तो ये सोडियम एटम से सोडियम आयन बना. इधर आएंगे क्लोरीन, 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन प्रेजेंट इन क्लोरीन एटम. ओके, तभी तो वो न्यूट्रल है, और एटम्स तो हमेशा न्यूट्रल होते हैं. -17 electron plus 17 proton. By this way, this is at chlorine atom. कैसा है, न्यूट्रल. ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है सोडियम ने, हम इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं ना, और रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी. इसे रिलीज करना है और इसे एक्सेप्ट करना है. तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज किया है, अब वो कौन गेन करेगा, क्लोरीन. So after adding 1 electron plus 1 electron, okay,
So what will the status of chlorine? Minus 18 electron. 17 plus 1 minus 18 electron and 17 प्रोटॉन. अब आप इसे ऐड करिए. आपके हाथ में क्या आएगा? -1 चार्ज आ रहा है. -1 चार्ज आ रहा है मतलब आयन. ये बनेगा क्लोराइड आयन. एक टर्म और एक बात और याद कर लीजिए, जब भी आइड लगा हो तो वो नेगेटिव है. क्लोराइड, ऑक्साइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड. तो आइड वाले जिनके सरनेम आइड होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव स्पीशीज होती है. मतलब हम इसे अब एक नाम देंगे. ठीक है, ये क्या हो गया? नेगेटिव आयन. और सोडियम क्या बन गया? पॉजिटिव आयन. सो ये जो पॉजिटिव आयन है इसे अब हम क्या कहेंगे? कैटायन. कैटायंस पॉजिटिव चार्ज के होते हैं एंड एनायन नेगेटिव चार्ज होता है. अच्छे से याद कर लेंगे. जो भी कैटायन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायन नेगेटिवली चार्ज होते हैं. हाउ दे फॉर्म? बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन कैटायंस आर फॉर्म्ड एंड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनायंस आर फॉर्म्ड. सो मेटल्स हैविंग a property to form cations and non-metals having property to form anions. तो जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाएंगे, पॉजिटिव आयन बनाएंगे. जितने भी नॉन मेटल हैं उनकी रिक्वायरमेंट तो इलेक्ट्रॉन लेने ही हमको, तो इलेक्ट्रॉन लेके वो नेगेटिव आयन बनाएंगे एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायंस. अब चार्ज स्पीशीज तो बन गए, उसके बाद क्या होगा? In your hand, two oppositely charged species. Okay? क्या है आपके पास अभी? अब दो अपोजिट चार्ज की स्पीशीज है आपके पास, ये एंड ये. तो अपोजिट चार्ज स्पीशीज अट्रैक्ट्स ईच अदर. सोडियम क्लोराइड को अट्रैक्ट करेगा और क्लोराइड सोडियम को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. अब क्या होगा? आपस में कंबाइन होंगे और एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो ये बन जाएगा अपना आयोनिक कंपाउंड. ये क्या बना? आयोनिक कंपाउंड. क्यों? क्योंकि आयन से तो बना है, इसलिए से आयोनिक कंपाउंड बोल रहा है. तो मेटल और नॉन मेटल when they react they always form ionic compounds. How? By transfer of electron. Sodium loses one electron and it gained by chlorine and it becomes chloride ion. And after losing one electron, sodium becomes positive charged ion. And oppositely charged ion attracts each other and form a neutral compound. ये न्यूट्रल है, चार्ज को खत्म कर दिया. ठीक है, तो क्या बनेगा? न्यूट्रल कंपाउंड. और उसे अपन क्या बोल रहे हैं? आयनिक कंपाउंड, क्योंकि उसमें आयंस हैं, वो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बट इसका फॉर्मेशन तो आयन से ही हुआ ना. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आयनिक कंपाउंड. अब ये बहुत स्टेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में, वो कौन सा फोर्स कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. या इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, तो फोर्स कौन सा इनमें? फोर्स प्रेजेंट इन आयंस, आयनिक कंपाउंड. Later I will discuss about the properties of ionic compound also, but here it requires to understand. Force present in ionic compounds are electrostatic force of attraction or ionic bond. एक और नाम है इसका, कूलम्बिक फोर्स. कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं. कूलम चार्ज की यूनिट है और इसमें क्या चार्ज तो ये, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड और कूलम्बिक फोर्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है.
तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसीलिए तो वो टाइट से बंधे हुए हैं। अब एक खास बात और समझ लीजिए, इस इक्वेशन को देख के आप ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि 1 सोडियम आयन 1 क्लोरीन आयन से रिएक्ट करके कंबाइन करके और NaCl बना दिया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि चार्ज स्पीशीज होती है, आपने देखा होगा चार्ज हुआ, लाइट हुआ, ये सब क्या है, इनके अपने फील्ड होते हैं। तो वो फील्ड जो होता है सिर्फ ऐसा होगा कि सोडियम बोलेंगे नहीं मैं तो सिर्फ इस वाले क्लोरीन से बात करूंगा, नहीं ना। हम एक एटम को लेके रिएक्शन तो नहीं करा सकते, कुछ अमाउंट तो लिया होगा, है ना, कुछ अमाउंट तो लिया होगा। आपने 9th में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि इसका मतलब, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन एंड दे फॉर्म 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो 1 मोल का मतलब क्या है, 6.023 into 10 to the power 23 एंटिटीज, उतने आयंस, ठीक है। तो अब उस समय एक सोडियम, या आपने एक मैग्नेटिक फील्ड भी आपने देखा, तो ये चार्ज के जो फील्ड होते हैं, मैग्नेट का जो फील्ड होता है, या आप जब ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग करते समय आपने यदि सन ड्रॉ किया तो सन ड्रॉ करके बस ऐसे ऐसे करके छोड़ दोगे कि भाई इस तरह बस उसकी सनलाइट जाएगी, नहीं ना। आप कैसे शो करते हो, आप इससे ये बताना चाह रहे हो कि इन ऑल द डायरेक्शंस इट्स रेज प्रोपोगेट, सेम फॉर चार्ज आल्सो। सो चार्ज हैविंग its own field and its field propagate in all the direction 3D में आप सोच सकते हो। तो जो सोडियम आयन, सपोज ये सोडियम आयन है, तो इस सोडियम आयन के इधर पे सिर्फ क्लोराइड नहीं रहेगा या इधर बस नहीं रहेगा, होगा क्या, इधर भी, इधर इधर इधर, मतलब इन ऑल द 4 डायरेक्शंस एंड अपर एंड लोअर साइड इज आल्सो सोडियम क्लोराइड आयन अट्रैक्टेड। मीन्स एक सोडियम 6 क्लोराइड आयन से अट्रैक्टेड दिखेगा, सराउंडेड दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये सोडियम है तो इधर से भी एक क्लोराइड आएगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, चार्ज का फील्ड तो चारों तरफ है, यहाँ से क्लोराइड, यहाँ से क्लोराइड, यहाँ से ऊपर से और नीचे से। तो इस तरह से 1 सोडियम इज सराउंडेड विद द 6 क्लोराइड आयन। भाई सिर्फ सोडियम थोड़ी, क्लोराइड भी तो चार्ज स्पीशीज है। तो सपोज इस क्लोराइड ने यहाँ तो सोडियम को अट्रैक्ट किया था, इधर भी देख सोडियम होगा, इधर भी सोडियम, इधर इधर, मतलब कुल मिला के आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं एक सोडियम जो सिंगल था, सिंगल सोडियम आयन इज सराउंडेड विद द 6 क्लोराइड आयंस and vice versa for chloride also. So single chloride ion surrounded with 6 sodium ion. तो अल्टीमेटली अब हम क्या करेंगे, हमें क्या एक मॉलिक्यूल मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल मीथेन, आपने देखा मीथेन, मीथेन की कहानी यही खत्म हो रही है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से अटैच होगा बस, जिसकी जितनी वैलेंसिटी उतनी। सपोज वाटर की बात कर लेते हैं, चलो वाटर में ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन से जुड़ेंगे ना, वो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना नहीं मेरी मर्जी में तो 4 से बात करूंगा, कर ही नहीं सकता, उसकी वैलेंसी नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, बस एक ऑक्सीजन की 2 हाइड्रोजन के साथ कहानी खत्म, एक कार्बन की 4 हाइड्रोजन के साथ फिनिश, उनकी अपनी दुनिया हो गई। बट इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड और एनी आयनिक कंपाउंड विच हैज आयंस, ओके, सो दे हैव क्लस्टर स्ट्रक्चर, उनका एक क्लस्टर वाला स्ट्रक्चर मिलता है, 3D स्ट्रक्चर मिल रहा है, लेकिन वो एक एग्रीगेटेड फॉर्म में मिलेगा, मतलब हर एक जगह। अब आप ये मत सोचिए एक सोडियम से 6 क्लोराइड दिख रहे हैं तो एक क्लोराइड से 6 सोडियम दिख रहे हैं, बस इतना ही। वो जो 6 क्लोराइड्स हैं वो भी तो अपने अपने चारों तरफ सोडियम को सराउंडेड कर रहे हैं, या सोडियम उनको पकड़ के रखा हुआ, अपोजिट चार्ज है तो चार्ज तो स्प्रेड हो ही रहा है, उसका फील्ड है तो अट्रैक्शन फोर्स भी दिखेगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक हमें बल्क में क्लस्टर जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अब हम उसका फॉर्मूला क्या लिखें, यहाँ तो आपने बता दिया एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से एक मॉलिक्यूल बना। सो रिमेंबर वन थिंग, आयनिक कंपाउंड्स के कभी भी अपन मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं, इनका एक डिस्क्रीट इकलौता आइसोलेटेड मॉलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है, इनके अपने एक फॉर्मूले होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे,
जनरली अपन बोल देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये आयनिक कंपाउंड का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है। अब कैसे फॉर्मूला, हमने कहा 6 सोडियम थे तो सराउंडिंग में 6 क्लोरीन थे, ये ना। तो यदि इतना भी मान के चलो तो क्या हो जाएगा, 6 वन जा 6, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, आयनिक कंपाउंड के हमेशा रेशो बताते हैं, उनका हमेशा सिंपलेस्ट रेशो बताते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का हमेशा सिंपलेस्ट रेशो बताते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये यूनिट फॉर्मूला हो गया इसका। क्लियर है। अब आपने सोडियम आयन कैसे बना, या पॉजिटिव आयन कैसे बन रहे हैं, नेगेटिव आयन कैसे बन रहे हैं, ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चार्ज स्पीशीज है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिससे ये कंपाउंड जो बन रहे हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब जब इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक होंगे ना। कॉम्पैक्टली पैक होना मतलब बस इतना। तो भाई सॉलिड में होता क्या है, सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, पार्टिकल्स पास पास ही तो होते हैं। तो अल्टीमेटली आपको एक पॉइंट और मिल गया कि आयनिक कंपाउंड्स आर पहला तो स्टेबल, सेकंड इनके बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टनेस की वजह से कौन सी फिजिकल स्टेट मिलेगी, सॉलिड। इनकी फिजिकल स्टेट कौन सी मिलती है, तो ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, और ये स्टेबल तो थे ही। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। क्यों, अरे भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना स्ट्रॉन्ग, मेल्ट करना मतलब इन आयंस को दूर करना, तो डेफिनेटली इस फोर्स को हमें वीक करना पड़ेगा। तो हम टेम्परेचर देंगे तो ये वीक हो जाएगा, टेम्परेचर देंगे तो वीक होगा। तो चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए टेम्परेचर भी तो ज्यादा लगेगा। तो आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, if you want to dissolve these ionic compounds in oil, it doesn't dissolve. क्यों, क्योंकि ऑयल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या वो नॉन पोलर है, और ये तो पोलर है, वाटर पोलर है। तो आयोनिक कंपाउंड NaCl को आप पानी में डिसॉल्व करोगे आराम से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स पोलर है और वाटर भी पोलर है। तो एक टर्म याद कर लीजिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। आप ऑयल में वैक्स डिसॉल्व कर पाओगे, क्यों, क्योंकि वैक्स क्या है, वैक्स एक नॉन पोलर कंपाउंड है और ऑयल भी नॉन पोलर है। ठीक है, आप वैक्स को पानी में डिसॉल्व करो, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि नॉन पोलर और वाटर तो पोलर है, वैक्स तो नॉन पोलर है, तो नहीं होगी डिसॉल्व। तो क्या बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनका सॉल्युबिलिटी इन वाटर हो जाती है या पोलर सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो जाएंगे। So we have discussed the 3 properties of ionic compounds. First, properties of ionic compounds. Okay, this is the short form of compounds. Compounds है ना short form. First, physical state. So, in ionic compounds, strongest force of attraction are present among ions. So, it is exist in all the ionic compounds exist in solid state. Means इतने tightly pack है वो, इतने compactly pack है कि उनका structure है rigid हो जाता है. Okay? Rigid होना क्यों? क्योंकि देखो पहला तो ये solid state में, first ये क्या है? Exist in solid state. ये क्या है, सेकेंड रिजिड होते हैं। रिजिड इसलिए, रिजिड होना मतलब इनको फिक्स होना, एडमंड रहना। तो इनके लिए तो एडमंड की बात नहीं कर सकते अपन, ये रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब बहुत टाइट से बंधे हुए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इनमें। आप सोचो कि एक आयन दूसरे आयन को छोड़ के अपने आप को बोला मेरा मूड नहीं, मैं तो जा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। सो दे आर रिजिड। सेकेंड हमने देखा solubility.
we discuss about the like dissolves, like means they are soluble in water, soluble in water. Okay, क्या होगा water में dissolve करने से? See, suppose this is water, it has polar nature, so partial minus partial plus charge, अब partial आप छोड़ दीजिए, water polar, so polar means negative and दो कोने पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सपोज वी मिक्स NaCl, इनके चार्ज खत्म, मतलब बिना चार्ज के नहीं है ये आयंस, आयंस है में चार्ज है, न्यूट्रलाइज हो रहा है. अब हम इन्हें दूर करेंगे तो इनका चार्ज दिखने लगेगा. जब तक साथ में है तो चार्ज आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन है. ठीक है, सो यदि जैसे हमने कंटेनर में NaCl थोड़ा सा लिया तो होगा क्या, ये जो सोडियम आयन है वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट इसको अट्रैक्ट कर लेगा. ये सारे बंदे वाटर के उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से उन्होंने इसे घेर रखा. तो भाई क्लोराइड कहाँ जाएगा, क्लोराइड भी तो यहाँ आना है ना, क्लोराइड नेगेटिव है पॉजिटिव से लेगा, यहाँ क्लोराइड होगा, यहाँ क्लोराइड होगा, यहाँ क्लोराइड होगा. तो अल्टीमेटली हुआ क्या, Na और Cl अलग हो गए, तो उनके बीच का फोर्स टूटा क्योंकि वहां वाटर बीच में इंसर्ट हो गया. ठीक है, तो इसी को तो सॉल्युबिलिटी बोलेंगे. NaCl टाइप थे, उनको अलग कर दिया, सॉल्युबल कहलाएगा. तो वाटर में इस तरह से सॉल्युबल होंगे. ठीक है, तो अब वाटर में सॉल्युबिलिटी आपने. फोर्थ प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Conduct electricity, it is necessary that the solution having some ions, and ionic compounds on dissolution liberate ions, they furnish ion in the solution. So after releasing or after dissociation, ionic compound produces ions. So these ions only responsible for the conduction of electricity in solution. Okay. So for this, if we have taken salt solution, okay, and if we immerse two metallic rod or graphite rod, means electrode. Okay, these rods act as electrodes. ये इलेक्ट्रोड का काम करेंगे. ओके, एंड कनेक्ट विथ बैटरी एंड वन दिस इज LED or bulb. Okay, this is battery, ये क्या मेटेलिक वायर है, हमने दो इलेक्ट्रोड को सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर रखा है. आप देखेंगे ये ग्लो करने लगेगा. क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या लिया है, सॉल्ट लिया है. सपोज NaCl हमने इसमें डिसॉल्व किया, सॉल्ट नमक, सो इट डिसोशिएटेड एज plus Cl negative. These ions are responsible for the conduction of electricity. If you have taken out यदि आप ये इलेक्ट्रोड्स को बाहर निकाल देंगे, इससे बाहर निकाल लिया आपने, इस सेटअप को बाहर निकाल लिया, तो अब सर्किट कंप्लीट नहीं है. यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सर्किट कंप्लीट है. ऐसे नहीं क्या हो रहा है, ये आयंस, सपोज ये प्लस है और ये माइनस है. ओके, प्लस ये जो लॉन्ग हमने स्ट्रिप लगाई हुई है वो प्लस है और ये माइनस है. सो क्लोराइड आयंस मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव सोडियम जो है प्लस है, ये कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा. तो ये आयंस के मूवमेंट से ही तो
सर्किट कंप्लीट हो रहा है और कंडक्शन हो रहा है। सो यहाँ पर तो कोई सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि डिस्कनेक्टेड है। हाँ, इफ आप इन दोनों को यदि ऐसा ले लोगे, सपोज आपने इन दोनों को टच करा दिया, आपने इसे टच करा दिया तो डेफिनेटली ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट देखो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इफ यू immerse this setup in distilled water, डिस्टिल वाटर, आप डिस्टिल वाटर में ले लो या अल्कोहल में ले लो या शुगर सोल्यूशन में ले लो, यूरिया सोल्यूशन में ले लो, मतलब आप इनमें आयंस नहीं होते हैं। तो आयंस नहीं है तो यहाँ पर कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि आयंस ही तो है जिनके मूवमेंट से कंडक्शन हो रहा था। तो आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कब? या तो आप उसे डिसॉल्व करें, तो मेन पर्पस क्या है? आयंस लिबरेट होना चाहिए। वो जब तक बंधे रहेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। तो सॉलिड स्टेट में भी आपने आयनिक कंपाउंड लिया है तो इट डजंट पास एनी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इटसेल्फ। बट if you dissolve salt in water, means aqueous solution आप ले रहे हैं, so on dissolving in water it's dissociated into oppositely charged ions and these ions are help to conduct electricity. ठीक है, या तो आप उसको डिसॉल्व करके आयंस को ब्रेक करें, सेकंड ऑप्शन बताया आपको, इनकी अपनी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट में हमने डिस्कस किया था। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्ट करना क्या है? उसके आयंस को दूर करना। तो यदि आपने सॉल्ट का मोल्टन सोल्यूशन, मोल्टन लिया स्टेट, इसकी लिक्विड स्टेट ली, उसको मेल्ट कर लिया, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को आप यदि मेल्ट कर लेते हैं तो भी उसके आयंस मूव करने लगते हैं। तो मूवमेंट ऑफ आयन ही तो रिस्पॉन्सिबल था इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का। तो आप या तो एक्वस सोल्यूशन लेंगे या फिर मोल्टन सोल्यूशन लेंगे, उसका मेल्ट लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी उसमें से। We have two containers and both containers filled with distilled water. Okay, so now we will check what is distilled water. Distilled water does not having any ions. Okay, so it can't conduct electricity. You know, ionic compounds having ions, so ions conduct electricity. See, this is distilled water. Now we make a circuit, and if it has ions, so LED will glow. See, these electrodes dipped in distilled water, आप देख रहे हैं ये एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट है। ये बैटरी है, बैटरी के दोनों पोल्स को वायर से पकड़ रखा हुआ है हमने, यहाँ एलईडी कनेक्टेड है एंड दीज रॉड्स डिप्ड इन इमर्ज्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। ओके, नाउ अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, यदि हम इसको डिस्टिल्ड वाटर से बाहर निकाल लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर से बाहर निकाल के और हम इसका सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, आप देखेंगे ये हमने सर्किट कंप्लीट किया है तो ये ग्लो कर रही है, बट डिस्टिल्ड वाटर जो है वो कंडक्शन नहीं करा रहा है। ओके, अब हम इसे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के टर्म में देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल ऐड some salt. This is copper sulfate. Okay, and copper sulfate हम इसे क्या कर रहे हैं? डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करेंगे। See, this is cold water, so it takes time to dissolve. This distilled water having copper sulfate. Copper sulfate is a salt, ionic compound. Okay, so when we dissolve copper sulfate in water, so it dissociated and produces copper 2 plus and sulfate 2 negative ions. So ion, you very well known that ions are responsible for the conduction of electricity. Okay, so now we will dip electrodes. आप LED की तरफ फोकस करिएगा। LED इस इलेक्ट्रोड पे हमने कनेक्ट कर रखी है, ये देखेंगे आप, है ना,
ये एलईडी हम जैसे ही इसमें डिप कर रहे हैं, आप देखिए ये सर्किट कंप्लीट हुआ, ये सर्किट कंप्लीट हुआ है और एलईडी ग्लो कर रही है। इसका मतलब ये जो इंटरनल पार्ट पर है, ये इंटरनल जो पार्ट में है वो आपस में टच नहीं कर रहा है इलेक्ट्रोड। आप देखिए फिर भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि ये आयंस जो हैं, उन आयंस ने, अब देखिए ये डिस्कनेक्ट हो गया, अभी एलईडी आप देखिए अलग हो गई है। जैसे ही हम इसको डिप कर रहे हैं, ये हमने इसको सर्किट को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए आप एलईडी बंद हो गई। अब जैसे हम उसे डिप कर रहे हैं तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इट मीन्स आयंस आर द पार्टिकल्स दोज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनल सर्किट वो कंप्लीट करते हैं। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी। तो डेंसिटी तो ज्यादा होनी ही है, क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइट से पैक है, बहुत पास पास है, तो छोटे से एरिया में बहुत सारे उसके आयंस है, तो डेफिनेटली इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। ओके, नाउ ब्लू क्वेश्चंस। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्रॉम पेज नंबर 49, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या सिर्फ आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है, सोडियम एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ओके। सो सिंबल ऑफ सोडियम इज, यू नो, मैग्नीशियम का हमने वर्ड्स पे लिखा था। अब सोडियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, सो यू पुट ओनली वन डॉट। मैग्नीशियम के पास दो हैं, आप इस तरह से लिखेंगे अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यदि आप यहाँ पे लिख देंगे तो गलत नहीं है, बट आप इससे बहुत अच्छा एक कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर लोगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज एंड दे रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज रिपेल करते हैं, तो आप इस तरह से शो कर दीजिए। एंड फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटोमोशन, सो 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, आप इस तरह से शो करेंगे। हाइड्रोजन, पोटेशियम, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप उनको शो कर सकते हैं। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम एलिमेंट। नेक्स्ट है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Na2O और MgO का आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से फॉर्मेशन दिखाना है। बहुत ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करना है, ठीक है। Na2O कैसे बनेगा? Na2O, ओके। सोडियम, सोडियम के पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ओके। एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 1 2 3 4, इसके इलेक्ट्रॉन्स अपन थोड़ा डिफरेंट शो करते हैं, ओके। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके। सोडियम loses 1 electron to complete its octet. This atom loses 1 electron and this electron gained by oxygen atom. Okay, this is oxygen and this is sodium. इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया तो इसके पास 1 नेगेटिव चार्ज आ गया, 1 नेगेटिव चार्ज आया। 1 2 3 4 5 6 7, इसके तो भी 7 इलेक्ट्रॉन हुए, बट फॉर स्टेबिलिटी ऑक्सीजन स्टिल needed 1 electron, okay, so it react with another 1 more sodium atom, okay, and this sodium is also become stable by losing 1 electron. So by this way oxygen having 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons in outermost shell and 1 negative charge is also increases. So 2 negative charge having oxygen and this sodium becomes 1 positive charge species. Okay, इनके पास एक चार्ज, उसके पास 2 चार्ज. So ultimately
2 sodium plus 1 oxygen combined to form Na2. सिंपल, इतना सा तो फॉर्मेशन था. सोडियम को 2 सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किए एंड ऑक्सीजन गेन both the 2 electrons which loses by the sodium and form oxygen 2 negative ion. So this is neutral compound, ionic compound बन गया. ये चार्ज तो बैलेंस होने का क्लियर हो गया. And how magnesium oxide is formed? Magnesium having 2 electrons in outermost shell. Okay, so it wants to lose 2 electrons to become stable. Magnesium 2 electrons इसके पास है. Oxygen 6 electrons. So by losing both the electrons from outermost shell, magnesium becomes Mg2 plus. एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे 2 प्लस. सो ये हो गया 2 प्लस. एंड आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन बिकम्स O2 नेगेटिव. सो MgO. सिंपल, एक मैग्नीशियम ही काफी था इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने के लिए. Why do ionic compounds have high melting point? Already discussed about this, because their interspecies or interionic force of attraction is very strong. That's why they have high melting point or they melt at high